द सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल राजपूत। नमस्कार, मैं हूं तानिया दवे। तेज रफ्तार खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आसाराम से जुड़ी खबरें। नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में अब ये सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी, यानी कि आसाराम को 30 सितंबर तक जेल में रहना होगा। आसाराम के वकील राम जेठमलानी ने सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ और साक्ष्य पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है, जिसके चलते सुनवाई टाल दी गई है। That at the moment the matter has been adjourned after the public prosecutor's argument because we want to file more evidence. वहीं जोधपुर हाईकोर्ट में शिवा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। शिवा आसाराम का बेहद करीबी माना जाता है। शिवा आसाराम यौन शोषण मामले में सह आरोपी है। आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम की संचालक शिल्पी की अग्रिम जमानत पर भी आज सुनवाई हो रही थी, लेकिन ये मामला भी कल तक के लिए टाल दिया गया। शिल्पी अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। शिल्पी पर पीड़ित लड़की को आसाराम तक पहुंचाने का आरोप है। उधर जोधपुर पुलिस ने नाबालिग के रेप के मामले में दूसरे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि शरद चंद्र, शिल्पी और प्रकाश के बारे में उसके पास पुख्ता जानकारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसाराम के बेटे नारायण साईं ने कहा है कि आसाराम पर लगे सारे आरोप झूठे साबित होंगे। साल 2008 के आरोपों की तरफ इशारा करते हुए नारायण साईं ने कहा, तंत्र मंत्र के आरोपों को खुद अदालत ने गलत माना था। 2008 में लगे आरोप निराधार सिद्ध हुए। ठीक उसी प्रकार ये भी जो आरोप है वो भी हम आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं कि ये भी बेबुनियाद निकले। आसाराम के कई समर्थक ऐसे भी हैं जिनको अभी भी भरोसा है कि आसाराम पाक साफ साबित होंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऐसे ही कुछ समर्थकों ने आसाराम की रिहाई के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के साथ समर्थक वहां पर धरने पर भी बैठे हैं। उधर आसाराम के आश्रमों पर गाज गिरनी जारी है। छिंदवाड़ा में आसाराम ने आश्रम के नाम पर 21 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा जमाया हुआ है, जबकि खजरी आश्रम में कब्जाए गए 68 एकड़ जमीन को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी आसाराम के आश्रम पर गाज गिर सकती है। यहां पर कचहरी में सुनवाई के दौरान बड़गांव के लोगों ने आसाराम आश्रम पर जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आसाराम के आश्रम में अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने कई घंटों तक आश्रम की नाप की। प्रशासन ने 3 दिन के अंदर कोर्ट में जवाब देने को कहा है। अगर आश्रम इसका जवाब नहीं देगा तो आश्रम पर बुलडोजर चलना तय है। मुजफ्फरनगर दंगे पर घिरी यूपी सरकार कार्रवाई की मूड में दिख रही है। कहा जा रहा है कि भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी विधायकों की गिरफ्तारी हो सकती है। विधानसभा में भाग लेने आए बीजेपी विधायक संगीत सोम और भारतेंदु की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए विधानसभा के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिले में शांति कायम करने के लिए सरकार का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन आप एक पक्षीय कार्यवाही मत करिए। एक समुदाय को शिकार मत बनाइए और एक पार्टी को शिकार मत बनाइए। और अखिलेश यादव को हुकुम सिंह जी ने भी कहा, मैंने भी कहा कि पहले जांच कराइए, क्योंकि आरोप दोनों पक्षों पर है। आरोप अगर संगीत सोम, सुरेश राणा और भारतेंदु सिंह पर है तो आरोप आजम खां पर भी है। उधर भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम ने खुद को निर्दोष बताया। मैं कहीं भागा नहीं फिर रहा हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। और अगर मैंने कुछ गुनाह किया है तो उसके लिए मैं भुगतने को तैयार हूँ। और गुनाह नहीं किया है तो सरकार की गलत नीति के कारण अगर मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो मैं तैयार बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुजफ्फरनगर हिंसा के मामले में कोर्ट ने 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी विधायक कुंवर भारतेंदु, बीजेपी नेता उमेश मलिक, सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम का नाम शामिल है। कोर्ट ने बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा, बीएसपी सांसद कादिर राणा और विधायक मौलाना जमील अहमद के अलावा कांग्रेस के पूर्व सांसद सईदुज्जमा के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, प्रवक्ता राकेश टिकैत और बीजेपी नेता साध्वी प्राची आर्य के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। उधर मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक कथित स्टिंग ऑपरेशन में नाम उछलने के बाद विपक्ष के निशाने पर आए यूपी के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आजम ने अपने कॉल रिकॉर्ड की जांच की भी चुनौती दी। किसी गुनहगार को छुड़वाने के लिए हम सोच ही नहीं सकते, ये हमारा चरित्र ही नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो हम मर जाना बेहतर समझेंगे।
आजम खान ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सफेद झूठ करार दिया। हमारे नाम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सफेद 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 और 1000 करोड़ बात सफेद झूठ है, सच से बिल्कुल परे है, हमारे जीवन और हमारे चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। दरअसल एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में मुजफ्फरनगर के पुलिस वालों ने स्वीकार किया था कि आजम खान के कहने पर ही हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ा गया और इसके बाद ही माहौल बिगड़ा। यूपी में लगातार हो रही है सांप्रदायिक हिंसा का हवाला देकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी सरकार के बने रहने का कोई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं है। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर हिंसा की सीबीआई जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ये सब अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है। तो अब मुलायम चुनाव जीतने के लिए धार्मिक पोलराइजेशन करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार जांच करेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। सीबीआई जांच हो या एसआईटी जो इसमें काम करे, सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करे डायरेक्ट में, तभी सच्चाई सामने आ सकती है। मुजफ्फरनगर के दौरे पर जा रहे जामा मस्जिद के शाही इमाम को गाजियाबाद में रोक दिया गया। जबरन रोके जाने के बाद अहमद बुखारी आजम खां पर जमकर बरसे। बुखारी ने कहा कि यूपी सरकार ऐसे मंत्री को कंधे पर उठाकर घूम रही है जिसके साथ 4 वोट भी नहीं है। राजस्थान के एक मंत्री पर रेप का आरोप लगा है। मंत्री बाबूलाल नागर पर एक महिला ने नौकरी दिलाने के बहाने रेप करने का आरोप लगाया है। नागर के खिलाफ जयपुर के सोडना थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उधर विधायक बाबूलाल नागर ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे अपने विरोधियों की साजिश बताया। सारे इसके आरोप बेबुनियाद आरोप हैं और इनमें राजनीतिक षड्यंत्र से रहित होकर आरोप है ये और कुछ मेरे राजनीतिक जो विरोधी हैं वो मेरे को राजनीतिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ऐसा वो करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बलात्कार के मामले में फंसे अपने मंत्रिमंडल सहयोगी डेयरी और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री बाबूलाल नागर के मामले में कहा है कि कानून अपना काम करेगा। राज्य मंत्री के इस्तीफे की बाबत सवाल करने पर मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत के देहरादून स्थित घर में मंगलवार को एक पार्टी के दौरान फायरिंग में 2 कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। फायरिंग करने का आरोप कांग्रेस के ही विधायक कुंवर प्रणव पर है। चश्मदीदों का कहना है कि विधायक कुंवर प्रणव ने पार्टी के दौरान 6 राउंड फायरिंग की। दावत में मौजूद लोगों के मुताबिक गोली आपदा मंत्री यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बीच से हवा को चीरती हुई निकल गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर गोली चलने के मामले में पुलिस ने कथित रूप से कांग्रेसी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का नाम सामने आने के बावजूद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की घटना की जांच की जा रही है। हरक सिंह रावत के घर पर बीती रात हुई फायरिंग की घटना को लेकर बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष से मिला। बीजेपी इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग कर रही थी। विधानसभा अध्यक्ष ने ये मांग मान ली, साथ ही इस मामले की जांच का भी भरोसा दिलाया। लश्कर के आतंकी और बम मशीन के नाम से मशहूर अब्दुल करीम टुंडा को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। 1997 में दिल्ली के सदर बाजार में हुए बम धमाकों के सिलसिले में पूछताछ के लिए कोर्ट ने टुंडा को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोयला आवंटन घोटाले मामले में होने वाली सुनवाई 24 सितंबर तक टल गई है। अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2005 के बीच आवंटित किए गए 47 खदानों को आवंटित करने का ब्यौरा सौंपने को कहा है। वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला 23 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है। जगन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद है। मैनपुरी की एक जनसभा में एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल के केस में बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मौर्य के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार ने सूबे में 38 में से 33 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इनमें राजधानी पटना भी शामिल है। कैबिनेट की आपात बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद भी बीजेपी कोटा से मंत्री रहे विधायकों ने सरकारी आवास खाली नहीं किया है। सरकार नोटिस देने के बाद बीजेपी नेताओं से जुर्माना सहित किराया वसूलने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी नेता अपने नए आवास की मांग के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं।
29 सितंबर को दिल्ली में नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। बीजेपी का दावा है कि ये देश की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। कल जापानीज पार्क और स्वर्ण जयंती पार्क से इस रैली की औपचारिक शुरुआत होगी। इसके बाद अगले 11 दिन तक बीजेपी मोदी की रैली का प्रचार प्रसार अभियान चलाएगी। नक्सली कई राज्यों में जेल पर हमला करने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने 9 नक्सल प्रभावित राज्यों को अलर्ट भेजा है। मंत्रालय ने उन जेलों के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी करने को कहा है जहां नक्सली नेता बंद हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस साल अब तक जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर 96 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जो कि पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। 18 बार तो इसी महीने सितंबर महीने में पाक की तरफ से फायरिंग की गई। भारत ने देश के अलग अलग जेलों से 9 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया है। इन कैदियों को बीएसएफ ने पंजाब के अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स के सुपुर्द किया। ये लोग गलती से भारत की सीमा में घुस आए थे। जयपुर के लोगों को आज से मेट्रो की सौगात मिल गई है। आज मानसरोवर से चंदपोल के बीच मेट्रो का ट्रायल रन किया गया। चुनावी आहट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने धूमधाम से मेट्रो सर्विस का ट्रायल रन शुरू किया। श्रीनगर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प देखने को मिली। यहां हुर्रियत के कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक के मुख्यालय के आगे प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की। यहीं से बवाल शुरू हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत के समर्थकों ने इंदौर में जमकर गुंडागर्दी की। विक्रांत की फोटो वाले पोस्टर हटाने से नाराज समर्थकों ने एक एड एजेंसी के कर्मचारी की पिटाई कर दी। बाद में खुद विक्रांत ने किए पर माफी मांग दी। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। 0 पॉइंट के पास एक तेज स्कॉर्पियो गाड़ी पलटकर नीचे जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। स्कॉर्पियो को क्रेन से निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गाड़ी में बैठे लोगों को गाड़ी से काटकर बाहर निकाला जा सका। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर आवाजाही भी ठप रही। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा ट्रक और बोलेरो की टक्कर के बाद हुआ। गंभीर रूप से जख्मी 4 लोगों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारे गए लोग सिवनी जिले के रहने वाले थे। रांची में मानव संसाधन मंत्री गीताश्री उरांव के स्कॉट गाड़ी ने एक बाइक सवार पुलिस के सिपाही और उसके बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें 7 साल के बेटे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और सिपाही की हालत भी गंभीर बनी हुई है। गुड़गांव के सदर बाजार में एक दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद धुएं का बड़ा गुबार उठता देख और सिपाही की हालत भी गंभीर बनी हुई है। गुड़गांव के सदर बाजार में एक दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद धुएं का बड़ा गुबार उठता देखकर इलाके में हड़कंप मच गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने देश में हाहाकार मचा दिया है। आसमान छूती प्याज की कीमतें एक बार फिर से जनता को रुलाने लगी हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज 80 के पार पहुंच गया है। आने वाले त्योहारों में दाम और बढ़ने के आसार हैं। प्याज की बढ़ती कीमतें देखते हुए चुनावी मौसम में दिल्ली सरकार फिर सस्ता प्याज बेचने का फैसला कर रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से 55 से 60 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेचा जा रहा है, जिसके लिए शहर में जगह जगह 900 से ज्यादा मोबाइल वैन लगाए गए हैं। दिल्ली में महंगे प्याज पर सियासत तेज हो गई है। जनकपुरी में बीजेपी ने स्टॉल लगाकर प्याज की बिक्री की। बीजेपी ने यहां पर सस्ती दर पर प्याज की बिक्री की। आने वाले दिनों में आपको बाजार में काबुली प्याज मिलेगा। महंगाई को देखते हुए भारत में अफगानिस्तान से प्याज मंगाया जा रहा है। पाकिस्तान के रास्ते प्याज से लदे ट्रक अमृतसर पहुंच रहे हैं। मार्केट में अफगानी प्याज आने से उसकी कीमत 40 से 50 रुपए के बीच पहुंच जाएगी। हरियाणा के यमुनानगर में एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को उसके टीचर ने अपने प्यार के धोखे में फंसाकर उसकी इज्जत को तार-तार करने के बाद मां बनने को मजबूर कर दिया। घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। दरअसल जब लड़की के घरवालों को ये बात पता चली तो बच्ची 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। ऐसे में बच्ची के घरवालों ने कोर्ट से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फरीदाबाद में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना भारत कॉलोनी की है, जहां पर उसके एक पहचान वाले ने पहले उसे फोन करके बुलाया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। असम की राजधानी गुवाहाटी में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के परिजनों का दावा है कि वो सभी नाबालिग हैं। पुलिस अब इनका बोन मैरो टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है ताकि इनकी सही उम्र का पता चल सके। राजस्थान के सीकर में गैंगरेप पीड़ित लड़की के परिवार को घर बार छोड़ना पड़ा। बेटी के साथ ज्यादती से आहत होकर परिवार जयपुर में अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच गया।
कोडरमा के जयनगर में एक रेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि आरोपी के परिजन और समाज वाले शादी का दबाव डाल रहे थे, जिससे वो परेशान थी। 8 सितंबर को छात्रा के साथ रेप हुआ था। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस पर रेप की कोशिश के आरोपी को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। यहां पर एक नाबालिग से रेप की कोशिश की गई, लेकिन जब लड़की न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंची तो रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय पुलिस उस पर समझौता करने का दबाव बनाने लगी। एनआरआई अनमोल मौर्य केस में उसके दोस्त प्रनील शाह और रिदम गिरहोत्रा के अलावा 2 सुरक्षा गार्ड सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले एनआरआई अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में जोर जबरदस्ती का विरोध करने पर बदमाशों ने एक महिला के 3 महीने के मासूम को सड़क पर पटक कर मार डाला। यूपी के मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बुखार से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के हमीरपुर में अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक फौजी के 12 साल के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पंजाब के जालंधर में एक शख्स को सरदारों पर चुटकुला सुनाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गुड़गांव पुलिस ने हाईवे पर गाड़ी लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के एक सिनेमा हॉल में पुलिस ने छापा मारकर करीब 1 दर्जन नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया। ये बच्चे फिल्म ग्रैंड मस्ती देख रहे थे, जो कि A ग्रेड सर्टिफिकेट की फिल्म है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विदेशी सैलानियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन को आईना दिखाया। यहां गंगा के घाटों पर घूमने आए विदेशी सैलानियों ने जब मलबा जमा देखा तो खुद सफाई करने जुट गए। दिल्ली के होटल अशोक में इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट्स मेले का आयोजन किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 2 दिवसीय इंडिया क्रॉप समिट में देश के कृषि मंत्री सहित देश के कई कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। लैपटॉप का इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है। नई रिसर्च से पता चला है कि अपनी थाइस पर लैपटॉप रखकर इस्तेमाल करने से निकलने वाली गर्मी से लैपटॉप हाई सिंड्रोम नाम की बीमारी हो सकती है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज गणपति बप्पा को धूमधाम से विदा किया जा रहा है। मुंबई में बप्पा के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुंबई में लालबाग के राजा को विदाई देने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दी। मुंबई के परेल इलाके में भी बप्पा के विसर्जन की धूम देखने को मिल रही है। वहीं पवई इलाके में भी गणपति की विदाई धूमधाम से की गई। भक्तों की सुविधा के लिए यहां पर लकड़ी की एक बोट बनाई गई है। मुंबई के मशहूर आरके स्टूडियोज में भी बप्पा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर रणधीर कपूर और राजीव कपूर मौजूद थे। नागपुर में भी बप्पा की विदाई के मौके पर गजब की रौनक देखने को मिली। मुंबई में बप्पा की विदाई के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके अलावा गणपति विसर्जन के लिए ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी गाड़ी को विसर्जन स्थल तक लेकर ना जाएं। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। गिरगांव चौपाटी पर एक एडिशनल एससीपी, 3 सीपी, 3 डीसीपी और 3 एसीपी और 60 जवान तैनात किए गए हैं। वाराणसी में अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान विष्णु और कृष्ण के मंदिरों में विशेष पूजा कर हाथों में रक्षा सूत्र बंधवाए गए। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की 30 सितंबर को बैठक होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले एक T20 और 7 वनडे की सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। वहीं भारत के दक्षिण अफ्रीका के प्रस्तावित दौरे पर भी अनिश्चितता अभी बरकरार है। इस पर भी अंतिम फैसला 29 सितंबर को चेन्नई में होने वाली सालाना बैठक में लिया जाएगा।